नमस्कार, आप सबका स्वागत है एग्जाम कोच की इस ऑनलाइन क्लास में। तो पिछली कक्षा में हमने कारकों के बारे में जानकारी दी। जब आप कारक का पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें कारकों का क्रम बताया गया है कि पहले से शुरू से लगा करके नंबर 1 से लगा के नंबर 8 तक कारकों के बारे में जानकारी दी गई है। उनके चिन्ह बताए गए हैं, उनके संकेत बताए गए हैं कि कौन से कारक का कौन सा चिन्ह है और उसका कौन सा संकेत है। ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में, उस क्लास में बताई गई है। उसके बाद अगले वीडियो में कारकों का अलग अलग उनको डिफाइन किया गया, उनकी व्याख्या की गई है। उसमें कुछ कारक आगे पीछे बताए 8 हो गए हैं, लेकिन वो उस क्रम से नहीं बताए गए। तो कारकों का क्रम क्या है, ये पहले वीडियो से प्राप्त करें। कारक की जो विस्तार से जानकारी है उसे सेकंड वीडियो में प्राप्त करें। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदी एक भाषा है और भाषा दुनिया की कोई भी हो उसका क्षेत्र बहुत विस्तार से होता है, लेकिन एक दिवसीय परीक्षा को ध्यान में रख करके वनडे एग्जाम्स के अनुसार ही आपको पढ़ाया जा रहा है। फिर भी उन तथ्यों को समझें। कारकों को पहचानने के लिए कारक चिन्ह जरूरी नहीं है, जरूरी होता है उसका प्रयोग क्या है। जैसे बताया गया था कर्ता का चिन्ह ने है, इसका ये मतलब नहीं कि अगर ने नहीं लगा तो वो कर्ता नहीं होगा, इसके बावजूद भी कर्ता होगा। जैसे राम ने गीत लिखा तो राम करता है। राम से चुप नहीं बैठा जाता, से है फिर भी राम करता है। राम के द्वारा पत्र पढ़ा गया, फिर भी राम करता है। या राम पत्र पढ़ता है, चिन्ह का प्रयोग ही नहीं हुआ, फिर भी राम करता है। सिर्फ ध्यान रखना है कि कर्ता होता क्या है। वाक्य में जो क्रिया को संपन्न करे उसे कर्ता कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हिंदी का अगला भाग चलता है वो वाच्य। सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु है और इसको समझना बहुत जरूरी है। वाच्य होता है। वाच्य क्या है, ये अगर हमारी समझ में आ जाए तो आगे वाच्यों को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, वाच्य क्या चीज है। वाच्य क्रिया का ही एक रूप है। किसी भी वाक्य में क्रिया के स्वरूप का जो परिवर्तन है वही वाच्य है। अब आप ध्यान दी, पहले समझा देते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा दिखाते हैं। किसी वाक्य के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो कर्ता की, कर्म की और क्रिया की। किसी भी वाक्य के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, इन तीनों का। किसका किसका, कर्ता, कर्म और वाच्य। सब वाक्य कोई भी हो, अहम रोल इनका रहता है। अब देखिए, करता है, कर्ता, कर्म और क्रिया का। तो सबसे पहले देखते हैं, 2 बार कर्म लिख गया था। कर्ता, कर्ता क्या है। कर्ता वाक्य का मुखिया होता है, ऐसे समझ लो। कर्ता वाक्य का मुखिया होता है। कर्म वाक्य को विस्तार देता है, कर्म वाक्य को विस्तार देता है और क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाती है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता, कर्म और क्रिया, किसी भी वाक्य निर्माण के ये 3 मुख्य तत्व हैं। कर्ता वाक्य का मुखिया है, प्रधान है,
कर्म उस वाक्य को विस्तार दे रहा है और क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाती है। वाक्य के अंत में क्रिया लिखी जाती है, उसके बाद पूर्ण विराम या कभी सहायक क्रिया लगाने के बाद पूर्ण विराम लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं इस क्रिया के स्वरूप का परिवर्तन, यानी क्रिया के स्वरूप का परिवर्तन ही वाच्य है। क्रिया के स्वरूप का परिवर्तन ही वाच्य है। क्रिया का ढंग, क्रिया का तरीका, सामान्य तौर से कह दो बात कहने का जो ढंग है, जो तरीका है, वही वाच्य है। अब देखो, यदि क्रिया कर्ता का अनुसरण करे, यदि क्रिया कर्ता का अनुसरण करे, यानी क्रिया के लिंग और वचन में परिवर्तन अगर कर्ता के अनुसार हो, कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग है, कर्ता एक वचन है, क्रिया एक वचन है, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है। इस प्रकार अगर क्रिया कर्ता का अनुसरण करे तो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। यानी अगर क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य है। यदि क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन कर्म के अनुसार हो, काहे के अनुसार हो? कर्म के अनुसार हो तो ये होता कर्मवाच्य। यानी जिस लिंग वचन में कर्म हो उसी लिंग वचन में क्रिया हो तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। अगर क्रिया किसी का अनुसरण ना करे, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो, एक वचन हो, और पुल्लिंग हो, स्वतंत्र हो, एक वचन हो और पुल्लिंग हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? भाववाच्य। भाववाच्य। तो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, वो सारे भेद बताए गए। वाच्य क्या है वो भी बताया गया है। अब हम आपको इसकी परिभाषा देते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में प्रधानता किसकी है? वाक्य में प्रधानता किसकी है? अर्थात क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है? लिंग वचन में परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है? यानी क्रिया के जिस रूप से ऐसा आपको पता चले कि वाक्य में प्रधान कौन है। देखिए, जहां पर जो प्रधान होता है, जो प्रमुख होता है, जो मुखिया होता है,
उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में, उस स्थान पर सभी उसी का अनुसरण करते हैं। ऐसे कह सकते हो, जो सबका अनुसरण करे, सॉरी, जहां जिसका लोग अनुसरण करते हो वही वहां का मुखिया होता है, प्रधान होता है। वाच्य के जो प्रकार या भेद होते हैं, इसके भेद वही 3 होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 भेद माने गए। इसी आधार पर ज्यादातर भाषाओं में 2 ही वाच्य होते हैं। इंग्लिश में 2 ही हैं, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, लेकिन हिंदी में ये 3 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कर्ता का अनुसरण क्यों और किस प्रकार ये क्रिया का अनुसरण करेगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आपको बताया था कि वाक्य के निर्माण में कर्ता, कर्म और क्रिया, इन्हीं तीनों की प्रधानता है। इनमें से किसी की, जिसकी है वही वाच्य है। इसकी है तो कर्तवाच्य, इसकी है तो कर्मवाच्य, इसकी है तो भाववाच्य। अब यहाँ जो खास बात है उसे ध्यान दीजिएगा। क्रिया कर्ता का तभी अनुसरण करेगी जब कर्ता के आगे उसका परसर्ग ना लगा हो। अगर परसर्ग का प्रयोग हुआ तो अनुसरण नहीं करेगी। हम देखिए कुछ बता देते, फिर आपको अलग अलग करके लिखा देते हैं। जैसे लिखा है, राम रोटी खाता है, रीता रोटी खाती है, बच्चे रोटी खाते हैं। अब यहां जरा समझिएगा ध्यान से। यहां पर राम करता है, राम पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए जो क्रिया है खाने की वो भी पुल्लिंग और एक वचन में है। रेता स्त्रीलिंग एक वचन में है, इसलिए जो क्रिया है खाती वो भी स्त्रीलिंग और एक वचन में है। यहाँ कर्ता पुल्लिंग में है और बहुवचन में है, तो क्रिया भी पुल्लिंग और बहुवचन में है। अर्थात इन सभी वाक्यों में कर्तृवाच्य। लेकिन अगर यहां हम कहीं चिन्ह लगा दें, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, रीता ने अखबार पढ़ा, रीता ने अखबार पढ़ा, बच्चों ने रोटियां खाई। अब इसे समझिएगा बहुत ढंग से। देखो यहां पर राम एक वचन पुल्लिंग करता है, लेकिन आगे ने परसर्ग का प्रयोग है, इसलिए राम ने रोटी खाई। रोटी स्त्रीलिंग है तो खाई इसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। रीता यहाँ स्त्रीलिंग है लेकिन अखबार पुल्लिंग है, इसलिए ये सारी पढ़ा, ये शब्द आ गया पढ़ा, ये पुल्लिंग का प्रयोग कर दिया गया। बच्चों ने रोटियां खाई, बच्चे यहाँ शब्द आया, रोटियां स्त्रीलिंग बहुवचन में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में है। यदि कर्ता के आगे उसकी विभक्ति ने का प्रयोग कर दिया जाए तो क्रिया कर्ता का अनुसरण नहीं करेगी। फिर भी आपको कर्तृवाच्य लिखना है, यहां भी कर्तृवाच्य है।
दो चीजें। पहली बात अभी सेंटेंस बता देंगे कि इसका परसर्ग ना आए, और दूसरी बात आए तो ने आए, अनुसरण करे या न करे, यदि ने परसर्ग है तो ये चीज मानी जाएगी। ठीक है। क्योंकि हमने आपको पहले एक बात बताई थी, उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुसरण करता हो या ना करता हो। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, समझे, राम ने अखबार पढ़ा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये ने है, यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग यानी विभक्ति का प्रयोग हो, यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हो तो तीन बातें अवश्य होंगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग हुआ तो तीन बातें अनिवार्य हैं। वो कौन सी तीन बातें हैं जो आपको आंख बंद करके मान लेनी चाहिए? पहली देखिएगा, वाक्य सदैव कर्तवाच्य होगा। दूसरा, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। अगला, वाक्य सदैव भूतकाल का होगा। एक तीर से कैसे तीन शिकार होते हैं ये आपको देखना है, कम पढ़ो और ज्यादा याद हो जाए। पूछा गया राम ने अखबार पढ़ा, ये वाक्य किस काल का है? जैसे आप यहाँ राम ने, अब आगे का मत पढ़िए, सीधे कह दिए भूतकाल का है, आगे पढ़ना ही नहीं है। पूछा गया राम ने रोटी अखबार पढ़ा, ये वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है या अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? आप यहाँ या राम ने आगे पढ़िए ही नहीं और सीधे कह दीजिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब पूछा गया राम ने अखबार पढ़ा, इसमें कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? कुछ मत पढ़िए, सीधे आया राम ने, आगे पढ़ना छोड़ दीजिएगा और सीधा लिख दीजिएगा ये कर्तवाच्य है। यानी यदि संज्ञा के साथ, यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होगा तो ये तीन चीजें अनिवार्य रूप से होंगी। इनमें कोई किसी भी प्रकार का भ्रम या संदेह की स्थिति आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं ये जो वाक्य तीन प्रकार का होता है। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य क्या होगा, इसके लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है कि यहां पर कर्तवाच्य आपको कहना है? पहला, क्रिया सकर्मक या अकर्मक हो सकती है। यानी इसमें क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और इसमें क्रिया अकर्मक भी हो सकती है। दूसरा, कर्ता विभक्ति रहित होगा। नियम तो यही है, कर्ता विभक्ति रहित हो। और तीसरा,
कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हो। इसे समझिए, क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। कर्ता विभक्ति रहित हो, कर्ता के आगे किसी भी प्रकार की कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं है, और यदि हो तो ने विभक्ति का प्रयोग हो। ये शर्त है कर्तवाच्य बनने के लिए। उदाहरण देखते हैं। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। नेहा हंसती है। रवि ने गीत गाया। सारी कंडीशन आपके सामने बता दी गई। राम स्कूल जाता है, ये कैसा है? ये वाक्य सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, लेकिन विभक्ति रहित है। नेहा हंसती है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, विभक्ति रहित है। रवि ने गीत गाया, ये ने विभक्ति का प्रयोग है। तो क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग भी हो सकता है। अब आगे का कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में देखते हैं क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन, वाक्य में कर्ता न हो। पहली शर्त है कि वाक्य में कर्ता होना ही नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कर्ता वाक्य का मुखिया है। अब मुखिया के होते हुए कोई दूसरा मुखिया हो ही नहीं सकता, इसलिए पहली कोशिश करिए कि वाक्य में कर्ता हो ही ना। अगला, क्रिया सकर्मक हो। क्रिया सकर्मक हो, यानी जब कर्मवाच्य है तो सकर्मक हो गई होगा। अगर क्रिया में कर्म हो गई नहीं तो कर्मवाच्य बनेगा ही कैसे। अगला, कर्ता के साथ से के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हो। कर्म विभक्ति रहित हो। कर्म विभक्ति रहित हो। अब आप इसे भी समझ लीजिए क्या समझाया गया कि वाक्य में कर्ता न हो। पहली कोशिश करिए कि ऐसे वाक्य का प्रयोग करें जिसमें कर्ता का इस्तेमाल न किया गया हो, क्योंकि कर्ता वाक्य का मुखिया होता है और मुखिया के रहते कोई दूसरा मुखिया नहीं हो सकता, कर्म मुखिया नहीं हो सकता। अगला, क्रिया सकर्मक हो, क्योंकि कर्मवाच्य है तो सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। तीसरा, कर्ता के साथ अगर मान लिया कर्ता आना जरूरी है तो कर्ता के साथ विभक्ति उसकी ने हटा करके से अब के द्वारा कर दिया जाए। देखिए, कर्ता की जो निश्चित विभक्ति है वो ने ही है। अगर उसकी ने विभक्ति ना हो और कोई और विभक्तियां लगा दी जाए तो कर्ता का जो प्रभाव होता है, कर्ता की जो वाक्य पर पकड़ होती है,
वो कमजोर हो जाती है। और जब वाक्य पर उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है तो उसकी जो प्रधानता है वो प्रभावित हो जाती है, प्रधानता उसकी दोयम दर्जे की हो जाती है। और कर्म कर्म के साथ किसी भी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग ना हो, एक कंडीशन है कर्मवाच्य के लिए। उदाहरण देते हैं, गीत गाया गया। वाक्य गीत गाया गया। रामू से निबंध लिखवाया गया। राजू के द्वारा पत्र पढ़ा गया। इन सभी की कंडीशंस को, स्थितियों को समझ लीजिएगा। पहला है गीत गाया गया। ये सभी में तीनों वाक्यों में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब यहाँ पहले वाक्य में गीत गाया गया, यानी यहाँ पर कर्ता नहीं है। पहली शर्त का पालन करते हुए कि वाक्य में कर्ता का अभाव हो। यहाँ अगर होता राजू के द्वारा गीत गाया गया, राजू को हटा दिया गया तो सिर्फ आ गया गीत गाया गया, कर्ता है ही नहीं, कर्म है। रामू से इसकी विभक्ति नहीं लगाई गई। रामू से निबंध लिखवाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि राजू निबंध नहीं लिखना चाहता था, फिर भी लिखवाया गया। तो इसका मतलब किसी और ने लिखवाया, किसी और की प्रधानता यहां हो गई। राजू के द्वारा पत्र पढ़ा गया। ये सेंटेंस भी जो के द्वारा वाक्य यहां पर आ गया है, इसने राजू के महत्व को, उसके पावर को, उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। इस प्रकार ये तीनों ही वाक्यों में कर्मवाच्य है। अगला आता है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या शर्तें हैं? क्रिया अकर्मक हो, यानी इसमें क्रिया का, कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रिया अकर्मक होनी चाहिए। कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग हो। क्रिया प्रायः नकारात्मक होगी। प्रायः जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादातर नकारात्मक चीजों का इसमें प्रयोग कर दिया जाता है। और क्रिया सदैव स्वतंत्र, एक वचन और पुल्लिंग होगी। सदैव स्वतंत्र होगी, एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी। यानी ये शर्तें हैं भाववाच्य के लिए। इनको जरा ध्यान से आप समझ लीजिएगा। उदाहरण है, मनोज से चला
नहीं जाता। मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं चुप नहीं बैठ सकता। रवि से हंसा नहीं जाता। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां चलना, बैठना, हंसना, ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो पहली शर्त पूरी है कि क्रिया अकर्मक होगी। तो उसी हिसाब से जो सारी चीजें हैं, से का प्रयोग कहाँ क्या प्रयोग होगा, तो आपके सामने ये चीजें रखी गई। अब इनको फिर से समझिए, देखिए एक एक करके। कर्तवाच्य में क्या क्या शर्तें हैं? क्रिया सकर्मक और अकर्मक हो सकती है। कर्ता विभक्ति रहित होगा और कर्ता के साथ अगर होगा साथ तो ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। और ये इसके उदाहरण दिए गए हैं। अगला देखते हैं, कर्मवाच्य वाक्य में कर्ता न हो, क्रिया सकर्मक हो, कर्ता के साथ से के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हो और कर्म विभक्ति रहित हो। ये उसके उदाहरण दिए गए हैं। अगला, भाववाच्य क्रिया अकर्मक हो, कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग हो, से विभक्ति ये का प्रयोग हो, क्रिया प्रायः नकारात्मक होगी और क्रिया सदैव जो स्वतंत्र है वो एक वचन और पुल्लिंग के रूप में होगी। ये उसके साथ उदाहरण दिए गए हैं। अब कई बार कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं जो इनमें से किसी का अनुसरण नहीं करते हैं, फिर भी उनके बारे में देखते हैं कि वो अपना क्या रोल रखते हैं, क्या रूप रखते हैं। अब शब्द आया, रवि ने राम को पढ़ाया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कर्ता कारक की विभक्ति ने भी है, यहां पर कर्म कारक की विभक्ति को भी है। तो क्या आपको ध्यान रखना है, जरा उसको देखिएगा कि चीजें क्या थी। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य में क्या देखिएगा, कर्तवाच्य में लिखा है कर्ता, जरा इस पे ध्यान दे, कर्ता विभक्ति रहित हो, ये चीज लिखी गई थी। आगे देखिए, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या कहा गया था कि कर्म विभक्ति रहित हो। अगला देखेंगे, भाववाच्य में क्या आया था, भाववाच्य कहता है कि क्रिया अकर्मक हो, कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग हो, प्रायः कर्म नकारात्मक हो, क्रिया सदैव स्वतंत्र हो, एक वचन में हो। ये सारी शर्तों के बावजूद जो यहां लिखा गया उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। रवि ने राम को पढ़ाया, दोनों के साथ विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। ऐसे में जो क्रिया है वो स्वतंत्र एक वचन और पुल्लिंग में हो जाएगी। इसके बावजूद अगर पूछा जाए यहाँ कौन सा वाच्य है, तो आपको यहाँ कर्तवाच्य ही लिखना है।
अगर पूछा जाए कि रवि ने राम को पढ़ाया, यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, जबकि सभी नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन शर्त लगा दी थी अगर ने हो तो उसके आगे नहीं पढ़ना है और सीधे कर्तवाच्य बोल देना है। तो इस प्रकार वाच्य क्या है, कैसे बनता है, उसके सभी रूप और प्रतिरूप से आपको अवगत कराया गया। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं। अगर कहीं कोई त्रुटि कमी रह जाती है, आपके समझने में कोई समस्या कहीं आती है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने विचार लिखें। आपकी समस्याओं का निदान अवश्य किया जाएगा, क्योंकि आपकी प्रगति ही हमारी प्रगति है, इसलिए आपकी प्रगति बहुत ही जरूरी है। तो नमस्कार, फिर आपसे मिलते हैं अगले बिंदु के साथ।